नमस्कार बच्चों, मैं अर्पण सिंह। मैं आपको पढ़ा रहा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में चैप्टर 1 हमने पढ़ लिया। चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा, पहले तो आप ये बात ध्यान दीजिए। चैप्टर 1 में हमने ये पढ़ा कि राजा कौन से सरकमस्टांसेस में टैक्सेस इंपोज करने पड़े, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनीज को फ्रेंच ने 13 कॉलोनीज को आज़ाद कराया था, और वो 13 कॉलोनीज को आज़ाद कराने के बाद उसके वेल्थ में ड्रेन हो गए, मतलब उसकी वेल्थ में कमी आ गए, और फिर राजा को मेंटेनेंस देना पड़ता था, और अपने बहुत सारे आर्मी वगैरह को खर्च देने पड़ते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च देना पड़ते थे, और राजा की अपनी शान शौकत तो थे ही। लेकिन अब हमें ये पढ़ना है कि कैसे ये आउटब्रेक रिवॉल्यूशन हुआ, जनता एकाएक जाग कैसे उठी, और क्या ऐसे सरकमस्टांसेस आए। हाँ, राजा ने ऐसा नहीं है कि पहली बार टैक्स इंपोज कर रहा था, राजा कई बार टैक्सेस इंपोज कर दिए थे, जो कि बिना जनता के राय मशुरा करने से पहले। क्या राजा को अकेले ये राइट था टैक्स इंपोज करने का? नहीं, फिर भी उन्होंने एब्सोल्यूट राइट का यूज किया, एब्सोल्यूट पावर का। अब होता क्या है कि फ्रांस में यही लिखा है एनसीईआरटी के पहले टॉपिक में कि फ्रांस में ओल्ड रिगाइम, जो पहले के रिगाइम थे, द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इंपोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज एलोन विल, मतलब अकेले हिज विल एलोन, मतलब ये अकेले अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे, मतलब टैक्सेस नहीं इंपोज कर सकते थे। इन्हें भी स्टेट जनरल बुलाए जाते थे, मतलब लोगों को बुलाया जाता था रिप्रेजेंटेटिव को। जो रिप्रेजेंटेटिव बुलाए जाते थे स्टेट 1 के, स्टेट 2 को, स्टेट 3 के, उन रिप्रेजेंटेटिव को हम बोलते थे स्टेट जनरल। स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें वो डोमिनेंट पीपुल रिप्रेजेंट करते थे अपने अपने स्टेट को। तो अब क्या होता है कि स्टेट 1 में 300 पीपुल, तो क्या हुआ कि अब राजा ने तो कई बार टैक्सेस इंपोज कर चुके थे। जब राजा कई बार अपना टैक्सेस इंपोज कर चुके थे, लास्ट टाइम वो दिखावे में, दिखाने के लिए जनता को कि नहीं अब हम स्टेट जनरल बुला रहे हैं, राय मशविरा करेंगे, तो जनता तो समझ गई कि नहीं टैक्सेस इंपोज होंगे, क्योंकि उसका सिस्टम ऐसा कॉम्प्लिकेटेड था कि वो राजा जीत ही जाते। तो देखो लिखा है रेदर ही हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल विच वाज ए पॉलिटिकल बॉडी, मतलब कि बिना किसी स्टेट जनरल को बुलाए राजा टैक्सेस इंपोज किए गए, और ही हैड टू कॉल ए मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। द स्टेट जनरल विच वाज ए पॉलिटिकल बॉडी विच 3 स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव, तो वही लिखा है कि स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जो अपने तीनों स्टेट के जो अपने रिप्रेजेंटेटिव सेंट करते थे। हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल ए मीटिंग ऑफ दिस बॉडी, द लास्ट टाइम वाज इन 1644। हाँ, मोनार्क को ये पावर था कि वो अकेले ये डिसाइड करे कि रिप्रेजेंटेटिव या स्टेट जनरल कब बुलाई जानी है। तो स्टेट जनरल जब बुलाया जाना था मोनार्क को, तो 1614 में स्टेट जनरल बुलाई गई थी अंतिम बार। अब सोचो कितने साल का डिफरेंस है। 5th में 1789 को फिर से स्टेट जनरल बुलाया जाता है। लगभग 150 साल बाद लुइस 16 कुड टुगेदर असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। लुइस 16 जो थे उन्होंने साथ में असेंबली बुलाई और खुद साथ में बैठे उस प्रपोजल को पास कराने जाने के लिए स्टेट जनरल में। अब क्या होता है कि तो राजा ने 3rd स्टेट और 1st और 2nd सबको बुलाते हैं स्टेट जनरल के फॉर्म में, और ये रिस्प्लेंडेंट हॉल, मतलब कि एक बहुत आलीशान हॉल वो बनाते हैं, और वो आलीशान हॉल मतलब खूब सजाया जाता है, भाई बड़े लोग आ रहे होते हैं, खूब उसकी सजावट सी हुई होती है इन वर्साय। वाज प्रिपेयर्ड द होस्ट द डेलीगेट, क्योंकि जो डेलीगेट आ रहा था उसे होस्ट करने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए। द 1st एंड 2nd स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव, तो पहले 1st स्टेट 1 300 रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट 2 300 रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट 3rd 600 रिप्रेजेंटेटिव। वो इस तरीके से आते हैं, मतलब पहले स्टेट के याद है ना 300, दूसरे स्टेट के 300 और 3rd स्टेट के 600। तो द 3rd स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। हाँ, पहले तो जो 3rd स्टेट के आए थे लोग वो मोर एजुकेटेड थे और प्रॉस्पेरस थे, जो 3rd स्टेट के लोगों की अपेक्षा, मतलब 3rd स्टेट में गरीब भी थे, थोड़े अमीर भी थे, वो आए थे। होता क्या है कि जब पहले और 2nd स्टेट के लोग आते हैं तो बैठते हैं किंग यहाँ पे, ठीक। अब किंग बैठे, किंग के साइड 1 में स्टेट 1 और साइड 2 में स्टेट 2 बैठते थे।
अब स्टेट 1 और स्टेट 2 के बैठने के बाद मतलब कि वो राजा के बगल बगल बैठ गए, हाँ ये बात तो समझ गए। थर्ड स्टेट वालों को उनके पीछे खड़ा कर दिया गया, मतलब सोचो स्टेट 1 स्टेट 2 बैठे हैं और स्टेट 3 पीछे खड़े हैं। खड़े व्यक्ति मतलब आप आओ पीछे खड़े कर दिया जाए, ऐसे ही आप खड़े हो एक लाइन में पीछे, तो आपको इज्जत मिल रही है? नहीं मिल रही ना। ये अंदर से उनकी भावना आई कि हम पढ़े लिखे लोग हैं और हमें इन्हीं अनपढ़ लोग जो खाली पैसे वाले हैं इस बलबूते गद्दी पे बैठ गए और हमें पीछे खड़ा कर दिए। पहले तो ह्यूमिलिएशन हुआ, मतलब उनका अपमान हुआ एक प्रकार का, फिर भी वो वहाँ थे, बड़ी बात थी, राजा की बात सुन रहे थे। थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरस, और जो पीजेंट, आर्टिजन और वुमेन नहीं गई थी। पीजेंट मतलब किसान छोटे, आर्टिजन जो हाथ वगैरह से लोहे के कामगार लोग होते हैं वो, और औरतें वहाँ मना कर दी गई थी कि अब नहीं जा सकती अपनी बात कहने। तो ये ग्रीवियंसेस कैसे वो कहती है अपने, तो वो ग्रीवियंसेस कैसे लिखती हैं अपने, ये बता रहा हूँ मैं। तो जो उनके ग्रीवियंसेस थे जो नहीं आ पाए थे, वो अपने पीड़ा कैसे बताते हैं। ग्रीवियंसेस माने पीड़ा होता है, तो वो अपने पीड़ा को इस तरीके से बताते हैं, मतलब वो लेटर में लिख के भेजते हैं। कितने लेटर थे? 40,000 लेटर में उन्होंने अपने ग्रीवियंसेस को बताते हैं, विच द रिप्रेजेंटेटिव हैड ब्रॉट विद देम। तो वो 40,000 लेटर कौन लाते हैं? उनके रिप्रेजेंटेटिव लाते हैं। मतलब कि चलो वो नहीं आया तो रिप्रेजेंटेटिव को अपना लेटर थमा दिया। जैसे आपके आजू बाजू देखोगे कि बहुत डोमिनेंट पीपल होंगे, कुछ जिससे अपनी आप दुख दर्द कुछ भी कह सकते हो, तो आप जो अपना दुख किसी से कहते हो तो वो जाके किसी बड़े व्यक्ति से बात करते हैं, कहते हैं विधायक से पहुंचा दो, सांसद से अपनी बात पहुंचा दो। तो सेम ऐसे ही था कि उन्होंने कहा कि राजा तक हमारी बात 40,000 लेटर में पहुंचाए। सोचो कितने दुख रहे होंगे कि 40,000 रिप्रेजेंटेटिव, मतलब 40,000 लेटर से रिप्रेजेंटेटिव लेके गए थे और वो अपनी बात कह नहीं पा रहे। सोचो जनता में अब कितना गुस्सा हुआ होगा कि वो ये बात नहीं बता पा रहे हैं लोगों से। तो वोटिंग इन स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। इसका मतलब आपके पास क्या है? स्टेट 1 कितने रिप्रेजेंटेटिव? 3। स्टेट 2 कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं? 300। और स्टेट 3 कितने रिप्रेजेंटेटिव है? 600। तो जितने स्टेट है, मतलब अब स्टेट 1 सारे वोट, अगर मतलब 300 में से आप 150 वोट 160 वोट पा गए, या 156 मान लो, ये और 154, अगर इतने वोट हो गए तो ये रिप्रेजेंटेटिव कितने? 1 माना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। मतलब इसमें जीता कौन? मतलब राजा के पक्ष वाला। जैसे स्टेट 1 का वोट पड़ेगा ना, सीधा सा उसमें समझिए कि अगर वोट पड़ा तो स्टेट 1 में पूछा जाएगा कि स्टेट 1 के लोग कितने राजा की तरफ है, तो 156 अगर राजा की तरफ बता दिए और 154 मान लो राजा के खिलाफ चले गए, तो भी 1 वोट राजा के पक्ष में माना जाएगा। दूसरा स्टेट 2 में सेम कंडीशन, मतलब अगर 1-2 भी गड़बड़ होगी, जैसे 156 है और 154, तो ये भी 1 वोट राजा के पक्ष में माना जाएगा। चलो स्टेट 3 खिलाफ भी चला गया राजा के, 600 लोग भी राजा के खिलाफ, तो ये 1 वोट राजा के अपोजिट हो जाएगा। तो ये रोज अपोजिट और ये राजा के फेवर में, ये 2 वोट, तो राजा कैसे 2:1 से जीत जाएगा। तो ये जो होल मतलब सारे स्टेट के वोटिंग को 1 माना जा रहा था, तो जनता कही नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो यही लिखा है कि वोटिंग इन स्टेट जनरल पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट, मतलब सभी स्टेट के 1 वोट होंगे। राजा हारेगा? राजा नहीं हारेगा। क्यों? क्योंकि राजा तो पा ही चुका था, 2 वोट मिल जाता और 1 वोट इधर। और बताओ स्टेट 1 और स्टेट 2 टैक्स देते थे? स्टेट 1 स्टेट 2 जब टैक्स देते ही नहीं थे तो राजा के खिलाफ क्यों बोलेंगे? और राजा को तो खुश रखना ही था उन्हें, तो राजा के खिलाफ वोट देते नहीं तो ऑटोमेटिक थर्ड स्टेट हार जाता। और राजा का खूब अच्छे से प्लानिंग थी कि जैसे वो हार जाएंगे हम टैक्सेस इम्पोज कर देंगे। पर लेकिन अब तो पढ़े लिखे हो गए थे ना, अब तो समझदार हो चुके हैं क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग बढ़ चुका था। अब दिस टाइम लुईस 16 डिटरमाइन द कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस, वो भी वही सेम प्रैक्टिस करना चाह रहे थे। फिर बट मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज ए होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। वहां सभी लोग जितने असेंबली में बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं बेटा? देखो 300 और 600, मतलब 300 600, मतलब 1200, ठीक। और 1200 अलग अलग वोटिंग देंगे, तो जाहिर सी बात है जिसे टैक्स देना था वो राजा के खिलाफ जाता, तो 600 लोग राजा के खिलाफ थे।
जितने इधर बचते, मान लो 600 इधर हैं, अरे 600 स्टेट 1 और स्टेट 2 में कुछ तो अच्छे लोग होंगे जो राजा के खिलाफ चले जाएंगे, तो 605 वोट 607 वोट उधर हो जाता, तो थर्ड स्टेट जीत जाता। मतलब दोनों लोग अपने जीतने की प्लानिंग कर रहे थे, पर परेशान था थर्ड स्टेट, और ज़्यादा संख्या में कौन है, थर्ड स्टेट। तो ये राजा हारने के डर से ये सबको ईच वोट का राइट नहीं दिए। तो अब क्या होता है, ये ईच वोट राइट का जो बात है ये किसने लिखा था, ये रूसो ने एक बुक में लिखा था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम बता, जो ये वन वोट का कॉन्सेप्ट था, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ये किसने रिप्रेजेंट किया था, फिलासफर थे रूसो लाइक जैसे रूसो जैसे लोग ने एक बुक लिखा था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि राजा को प्रजा से इंटरेक्ट करना चाहिए, मतलब किंग को आप कैसे अपने देश के लोगों से उन्हें बात करनी चाहिए। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, और जब किंग ने अपना प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, मतलब उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, तो द थर्ड स्टेट वॉकड आउट द असेंबली इन प्रोटेस्ट। अब थर्ड स्टेट जो है असेंबली से बाहर चली गई। पहला ह्यूमिलिटेशन देख लो आप कि वो पीछे खड़े कर दिए जाते हैं, पढ़े लिखे लोग पीछे खड़े कर दिए गए, उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई। पहले से प्लान कर लिया गया था कि इन्हें थर्ड स्टेट को हराना, इनकी बात नहीं सुननी है। ये वैसे था कि जैसे वो कहावत कही जाती है ना, भैंस के आगे बीन बजाओ, तो भैंस मतलब आप कुछ कर लो, भैंस के आगे बीन बजा रहे हो, भैंस सुनेगी नहीं, तो मतलब आप राजा से कुछ कह लो, वो अपने मन मौज में चले जा रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं। तो वो नाराज हुए और यहाँ से वो चले गए। उन्होंने कहा कि अब हमें सुनना ही नहीं, इस असेंबली में रह के ही क्या कर लेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ टू स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। जब आप नहीं सुनोगे तो आप निश्चित तौर पे आप बाहर जाओगे और ये बात बताओगे कि राजा एकदम बुरे तरीके से बर्ताव किया, क्योंकि आप बाहर जाके बर्ताव को बताते हो। तो लोग जाके बताए कि राजा अब आपकी नहीं सुनने वाले हैं, अब आप आओ सड़क पे, आप आओ कुछ ऐसी आंदोलन करो जिससे हम लोग को राजा तक आवाज़ पहुंचा पाए। अब वो क्या करते हैं कि जैसे वो स्पोक्समैन बने, अपना लोगों को बीच में गए, तो लोगों ने ये डिसाइड किया 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट। एक टेनिस कोर्ट में गए, इन द ग्राउंड ऑफ वर्साय, वर्साय के टेनिस कोर्ट में जाते हैं, और 20 जून को सभी लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ एक नेशनल असेंबली बनाते हैं स्टेट जनरल की जगह पर। हाँ, तो उन्होंने स्टेट जनरल की जगह नेशनल असेंबली बना ली थी। स्टेट जनरल क्या था कि स्टेट जनरल जो होता है वो मतलब जनरल लोगों का, मतलब कि स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका एक असेंबली थी, लेकिन नेशनल असेंबली पूरे राष्ट्र के लोगों की असेंबली थी। और उन्होंने शपथ लिया, उन्होंने शपथ क्या लिया कि जब तक हम नया कानून बना नहीं लेते और राजा के मतलब द फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, जब तक हम मोनार्क के पावर को लिमिट में नहीं लाएंगे, अंडर टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लाएंगे, तब तक जो है हम नहीं बिखरेंगे और हम ये काम करके रहेंगे। जो ठान लिया तो ठान लिया। फिर उन्होंने ये करना शुरू किया। और नेशनल असेंबली मतलब उन्होंने अब ये कहा कि और मोनार्क, बताओ किसी का आप पावर छीनोगे तो उसे अच्छा तो नहीं लगेगा। तो अब इस वजह से भी वो ट्रूप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। राजा ने कहा ठीक है, हार तो हार गए, क्या हुआ, पर अब टैक्सेस तो इम्पोज होंगे, क्योंकि राजा अपनी शक्ति दिखाना चाह रहा है, प्रजा हार मानना नहीं चाह रही है। अब सारा खेल यही है, और अब खेल में देखो कौन जीतता है। दे वेर लीड बाई मीराबाऊ एंड अब्बेसियो। मैंने आपको फिर बताया स्टेट जनरल 1 के और स्टेट जनरल 2 के, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि उनमें सभी बुरे थे। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक तबका बहुत बुरा है। कहने का मतलब स्टेट जनरल 1 के लोग और स्टेट 1 के लोग और स्टेट 2 के लोग भी इनका समर्थन कर रहे थे। उसमें से 2 नाम लिखा है, मीराबाऊ एंड अब्बेसियो। मीराबाऊ और अब्बेसीज जो थे ये भी स्टेट 1 के थे, ये स्टेट 2 के थे, ये स्टेट 1 के थे। मीराबाऊ बार्न थे नोबल फैमिली के। नोबल फैमिली किस में आती थी? स्टेट 2 में। इन्हें तो खिलाफ होना चाहिए था, पर इन्होंने समर्थन किया। बट वाज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विथ ए सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। ये फ्यूडल प्रिविलेजेस से हमेशा दूर थे। ये फ्यूडल प्रिविलेजेस क्या है भाई, हम क्यों, क्योंकि वो कहते थे फ्यूडल प्रिविलेजेस हम ले क्यों, ये किसी का हक ले रहे हैं। तो ऐसे अच्छे लोग भी थे, इन्होंने साथ दिया। और देखो बिना बड़े लोगों का साथ दिए छोटे लोग जीतते भी नहीं। मतलब आपके पास तो पावर, मनी और सब कुछ होना चाहिए, आप अपनी बात कैसे रिप्रेजेंट करवा पाएंगे। कुछ ना कुछ लोग समर्थन करते हैं। जैसे क्या होता है ना, ऊंचे लोग, ऐसा माना जाता है कि ऊंचे लोग सभी बुरे होते हैं, पर ऐसा नहीं है। दिल तो होता है ना, कोई उसी में से नेता हो जाता है, कोई जनता की बात पहुंचा जाता है। महात्मा गांधी तो वकील थे, तो वो क्या देश के लिए नहीं आए,
बैरिस्टर बने थे, वो आए, देश के लिए लड़े और बहुत कुछ त्याग किया। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो ऊंचे थे, कुंवर सिंह बिहार के थे, आप जानते हैं, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जमींदार थे। तो सभी लोग लड़ते थे, मतलब ऐसा नहीं कि अमीर लोग नहीं आते गरीबों के लिए, आते हैं, मदद करते हैं, तभी तो ट्रस्ट वगैरह चलते हैं। तो ऐसे यहाँ मीरा बाऊ कभी फ्यूडल प्रिविलेजेस लिए नहीं और उसका विरोध करते रहे। ही डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड्स असेंबल्ड एट वर्साय, और उन्होंने एक पावरफुल स्पीच असेंबल किया। अच्छा, ये जो मीरा बाऊ थे ना, आप जब इनका हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मीरा बाऊ जो है ये बहुत अच्छे स्पीकर थे। ये जब जनता के बीच गए तो ना पूरा क्राउड से शोर सा भर गया। और अब्बेस सीस एक प्रीस्ट थे। अब देखो प्रीस्ट ये स्टेट 1 के थे, ये भी साथ दिए। और इन्होंने एक बुक लिखा पंपलेट को हिंदी में प्रचार पुस्तिका बोलते हैं, मतलब आप प्रचार करते हैं। उसी से बताया थर्ड स्टेट कि थर्ड स्टेट किस स्थिति में इस देश में रह रही है, कैसे इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और वो थर्ड स्टेट को मतलब इतना बुरा प्रेजेंट, मतलब थर्ड स्टेट को जब आप एकदम सुनते ही नहीं तो थर्ड स्टेट इस पंपलेट को लेके और भड़कती जा रही थी। तो जो ये अब्बेस सीस का था ये पंपलेट, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, इससे जनता बहुत प्रभावित होती है। जब नेशनल असेंबली कानून बना रही थी उसी समय पूरा जो फ्रांस था वो आंदोलन की चपेट में था। जब नेशनल असेंबली अपना कानून बना रही थी तो उसी समय पूरा फ्रांस आंदोलन की चपेट में था। अब क्या होता है कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो बैड हार्वेस्ट था वो सेवियर विंटर के नाते खराब हो चुका होता है। सेवियर विंटर हैड मेंट ए बैड हार्वेस्ट, द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, ब्रेड के प्राइस बढ़ जाते हैं। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड एंड होर्ड सप्लाई, तो बेकर्स जो है उसे हाई प्राइस पे बेचने लगते हैं और होर्डेड करने लगते हैं सप्लाई को। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन अ लॉन्ग क्वीज, मतलब जो औरतें थी वो लंबी लंबी कतारों में खड़ी हो गई। क्राउडेड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म इनटू शॉप, और जो शॉप पे स्टॉर्म मतलब लिखा है पूरा धावा बोल देना, मतलब वो स्टॉर्म कर देती हैं, पूरा भगदड़ मचा देती हैं दुकानों पे। अब राजा ये देखते हुए 14 जुलाई को, आपने वही घटना 14 जुलाई 1789 को वहां पे सैनिक तैनात कर देते हैं, ट्रूप्स तैयार कर देते हैं, और वही गुस्साई भीड़ ने बैस्टिल के किले को तोड़ देती है। हाँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये अफवाह फैल गई कि अब राजा के जो मतलब लठैत है वो आएंगे ना, जागीरों के पास लठैत भेज दिए गए हैं जो फसल को बर्बाद कर देंगे। मतलब जो फसल उगी हुई है, जागीर प्रजा को सजा देने के लिए जो कुछ फसल थोड़ी बहुत उगी है उसको बर्बाद कर देंगे या तबाह कर देंगे। तो लोगों का ये डर जो है और तेज जागीरों पर हमला कर दिया जो कुछ थे। क्यों? क्योंकि पहले तो उन्हें ये डर था कि भाई राजा उनके फसल को बर्बाद कर देंगे, खाने को तो कुछ था नहीं और दिक्कत हो जाती। तो फिर उन्होंने मारना शुरू कर दिया, जितने किले वगैरह थे तोड़ना शुरू कर दिए। और जो जागीरदार थे, जो बड़े बड़े लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग, वो घर छोड़ के भाग गए। मतलब अब वो घर छोड़ के भाग गए। दूसरा, वो पड़ोसी देशों में जाकर रहने लगे, अपने नेबर कंट्रीज में जाकर रहने लगे। अब राजा इस भीड़ को देखकर फेस्ड विद द पावर ऑफ रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, मतलब वो विद्रोही जनता का पावर देखकर लुईस 16 फाइनली अकॉर्डेड रेजिग्नेशन, वो रेजिग्नेशन पर सहमत हो गए लुईस 16 कि भाई अब हम हार मान ले रहे हैं, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही काम करेंगे। नेशनल असेंबली में वो बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही काम करेंगे। एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ बी चेक्ड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसकी शक्ति होगी उसको कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा चेक किया जाना चाहिए। मतलब वो भी बात को एक्सेप्ट कर लिए थे। अब तो जनता की कितनी बड़ी जीत है। राजा जो अब मनमानी कर रहा था वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, और विद्रोही भीड़, मतलब आप सोचिए एक प्रजा, अगर हम जनता चाह लें तो राजा को या जो प्रधानमंत्री है या जो कोई भी हो, हम उसे अपनी बात मनवा सकते हैं और उसको अंडर कॉन्स्टिट्यूशन या कहीं और उसे अंदर की तरफ ला सकते हैं, झुका सकते हैं। तो ये मत समझिए कि हम अकेले हैं। जैसे लोग कहते हैं कि अभी अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन कौन? अपोजिशन हम प्रजा ही हैं। मतलब अगर राजा हमारे खिलाफ करेगा या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो हम उसके खिलाफ जा सकते हैं। क्यों? अपनी आवाज़ तो उठा ही सकते हैं हम। ऑन द नाइट्स ऑफ 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789 की रात को द असेंबली पास्ड डिक्री, एक डिक्री मतलब आदेश होता है ना, राज्य मतलब कि एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है, डिक्री बोला जाता है। एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम, जो फ्यूडल सिस्टम था, सामंती व्यवस्था थी, उसे हटा देता है। ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस, जितने कर वगैरह थे और जो कर्तव्य थे, मतलब जो दास था, मतलब जैसे राजा के अनुयायी होते नहीं कि हम लोग दास रखते हैं, तो दास का भी सब कर्तव्य खत्म हो गया, भाई वो राजा के यहाँ क्यों काम करे। और मेंबर्स ऑफ क्लेरिजी टू वेयर फोर्स टू गिव
अप, छोड़ देना, देयर प्रिविलेजेस। जो मेंबर थे क्लर्जी स्टेट के वो अपने प्रिविलेजेस को छोड़ देते हैं कि भाई अब हमारा कोई विशेषाधिकार नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा मैं वही करूँगा। टीथे वेर एबॉलिश्ड, टीथे जो टैक्स था वो एबॉलिश कर दिया जाता है। एंड ओन्ड बाय द चर्च वाज कन्फिस्केटेड, जो चर्च की जमीन थी उसे जब्त कर दिए जाते। टीथे याद है ना, चर्च कर लिया करता था ना, टाइद बोलते हैं इसे हिंदी में, टाइद ना, टाइद जो एक कर होता था उसे खत्म कर दिया गया और चर्च की जितनी जमीन थी जब्त कर लिया गया। और चर्च में इतनी संपत्ति थी जो 2 बिलियन लिब्रे का उन्हें उधार था ना, डेप्ट था राजा का, वो 2 बिलियन लिब्रे का पैसा वसूल लेते हैं। अब सोच लो कि मतलब कि पैसा है फिर भी टैक्सेस पे टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं। टैक्सेस राजा जो है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया, नेशनल असेंबली भी बन जाती है और राजा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ जाता है। और फ्रांस में प्रजा ने जो ये ताकत दिखाती है, जनता ने जो ताकत दिखाई, वो हमारे लिए सीखने की बात है। और हम कभी भी मतलब कोई राजा अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में ही काम करना चाहिए। इसीलिए हमारे भारत में न्यायपालिका है, ये सब चीज़ें चेक करती है कि नहीं राजा कोई काम अंडर सही कर रहा है कि नहीं, इसीलिए अंडर कॉन्स्टिट्यूशन कौन उसकी देखभाल करता है, एक्सप्लेनेशन न्यायपालिका। तो हम इस चैप्टर को यहाँ छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। राजा अपनी शक्तियों को छोड़ देते हैं प्रजा के दबाव में। अब हम पढ़ेंगे कि फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आप एनसीईआरटी की बुक खोल के पढ़ेंगे लाइन टू लाइन, ऐसा मत करिएगा चैप्टर को स्किप करिए आप। बहुत ही मतलब इसीलिए सारे वे में मैं एनसीईआरटी के सारे लाइन को एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। और आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको ध्यान से सुनने के लिए आपको धन्यवाद। सीखते रहिए, आगे बढ़िए।